आज पूर्वांचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री की सौगात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट करते नजर आए। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यस्तता के बावजूद आज काशी हेतु समय निकाला। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका मार्गदर्शन प्रदेश को नए शिखर की ओर ले जा रहा है। कोरोना काल में आपके मार्गदर्शन की न केवल विश्व में सराहना हुई बल्कि लोगों ने आत्मसात भी किया। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्राक्ष यात्रा की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत लगभग 1500 करोड़ की सौगात दी। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वायुसेना का विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उनका स्वागत करने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित शासन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। काशी में तमाम परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि काशी का श्रृंगार रुद्राक्ष के बिना अधूरा है। ये तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट पर किस तरह से राज्यपाल ने प्रधानमंत्री की अगुवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। बीएचयू में पीएम मोदी की ग्रैंड एंट्री हुई। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। काशी को करोड़ों की सौगात पीएम मोदी ने दी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का पीएम ने उद्घाटन किया है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। माफिया राज और आतंकवाद तो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं,
विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात काशी को सौंपी है। साथ ही एक अद्भुत कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। जिला और पंचायत ब्लॉक चुनावों के होने के बाद पीएम मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल माना जा रहा है और ये कहीं ना कहीं पीएम के उद्बोधन में देखने को मिला। क्या कुछ कहा पीएम ने, देखिए इस खास रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 8 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, लेकिन उनके जयघोष के बाद शुरू हुए भोजपुरी उद्बोधन ने इस अंतराल को खत्म कर दिया। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। साथ ही इस जयघोष ने यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज भी कर दिया है और मोदी के इस अंदाज से, जैसा कि हमेशा होता है, पूरी जनता झूम उठी। प्रधानमंत्री पूरे 8 महीने बाद 5 घंटे के लिए काशी पहुंचे, लेकिन इस बार काशी के लिए सौगातों का पिटारा लाए हैं। प्रधानमंत्री करीबन 11 बजे वाराणसी हवाई अड्डे पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी हवाई अड्डे से सीधा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय IIT खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने काशी के लिए परियोजनाओं का पिटारा खोला। पीएम मोदी ने BHU में 280 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन परियोजनाओं की लागत 1583 करोड़ रुपए है। BHU में परियोजनाओं की बरसात करने के बाद पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने काशी को जो सबसे बेशकीमती सौगात दी है वो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। BHU में परियोजनाओं की बरसात करने के बाद पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। रुद्राक्ष के उद्घाटन के समय जापान के राजदूत के अलावा जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी वर्चुअली तौर पर जुड़े। रुद्राक्ष में एल्यूमीनियम से बने करीबन 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। पीएम मोदी ने कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा है। मोदी के इस दौरे का आखिरी कार्यक्रम BHU के अस्पताल में बने मातृ शिशु केंद्र में आयोजित हुआ, जहां पर उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों से बातचीत भी की। लंबे अरसे से चले आ रहे पूर्वांचल से जुड़ाव के बाद अब पीएम मोदी भी पूर्वांचल के और सीएम योगी तो पूर्वांचल के हैं ही। कहा यह जाता है कि जिसने पूर्वांचल जीत लिया उसने पूरा यूपी जीत लिया। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। आज कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कोविड के नियंत्रण को लेकर सीएम योगी की नीतियों को सराहा, बल्कि कानून व्यवस्था की भी तारीफ करी है। आज यूपी में कानून का राज है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। पीएम मोदी के इस दौरे की टाइमिंग सब कुछ बयां कर रही है। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव दहलीज पर आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल की गोद में हैं और काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं।
और इसी के साथ आगाज है 2022 का, जो पीएम मोदी के उद्बोधन में साफ तौर पर सुनाई देता है, शंखनाद की प्रामाणिकता देता है। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, कांसवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में न सिर्फ योगी की तारीफ की, बल्कि वो बिना नाम लिए विपक्ष पर भी हमलावर हुए। पीएम मोदी ने अपने भाषण का अंत विश्वनाथ के उद्घोष के साथ किया। हर हर महादेव। और अपने सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद पीएचयू के आईआईटी के हेलीपैड से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले पीएम मोदी चुनावी हलकों में कौतूहल का सैलाब रख गए हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी ने 2022 का ऐसा शंखनाद किया है जिसकी आवाज अब बनारस की गलियों से होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने वाली है। जनता टीवी के लिए बनारस से धर्मेंद्र चौबे और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की, जिनका प्रदर्शन पूरे सूबे में देखने को मिला। हम आपको सूबे की कई जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप सपा के पूरे प्रदेश के प्रदर्शन को देख सकते हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने कहीं जमकर नारेबाजी की तो कहीं सड़क पर नजर आए। बहराइच और कन्नौज में तो पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को नजरबंद भी किया। आप स्पष्ट तौर पर सूबे के कई शहरों की तस्वीरें एक साथ देख सकते हैं। 2022 से पहले सपा ने हल्ला बोल आंदोलन किया। झांसी, रायबरेली सहित अलग अलग शहरों में प्रदर्शन रहा। गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और हरदोई में भी सपा ने प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन और प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सदर तहसील में चल रहे एक दिवसीय धरने के दौरान सारी हदें पार कर दी, क्योंकि प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सपा के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों ने वीडियो की जांच कराकर उसमें शामिल लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। तो वहीं इस ऑडियो को लेकर सपा पदाधिकारी कन्नी काट रहे हैं और वीडियो पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। उत्तर प्रदेश सरकार की जारी तबादला नीति के तहत आज अंतिम दिन पर सूबे में बड़े पैमाने पर चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए। आपको बता दें कि यूपी में 17 जिलों के सीएमओ भी बदले गए हैं, साथ ही 51 चिकित्सा अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार सरकार की ओर से वक्त पर तबादला एक्सप्रेस चलती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन का इंतजार करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। असल में ट्रस्ट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन दर्शनार्थी 2023 में कर सकेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। 2023 में अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और 2025 तक 70 एकड़ में राम के परिसर से जुड़ी परिकल्पना को साकार रूप दे दिया जाएगा। और ये जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। 2 दिन में जो विचार हुआ है, पहला विचार हुआ है कि हम श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन 2023 समाप्त होने के पहले कराते हैं, शुरू कर देंगे। जन्मस्थान जहां गर्भगृह बनने वाला है वहां भगवान की स्थापना और श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। सारा परिसर सभी प्रकार से ऐसा बनाया जाएगा कि वो इको फ्रेंडली हो। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्हें नोटिस भी भेजा गया है और यह मुकदमा फकीर राम मंदिर के लिए जमीन खरीद फरोख्त मामले को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य
अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से दायर किया गया है। आपको बता दें श्री राम मंदिर में परपोटा सीधा करने के लिए फकीर राम मंदिर लिया गया था, जबकि दूसरी जगह मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट ने फकीर राम मंदिर के महंत को जमीन और मंदिर बनवाने के लिए पैसे भी दिए, लेकिन मंदिर को न तोड़ा जाए मुकदमे में इस बात का जिक्र किया गया है। फकीर राम मंदिर के सदस्यों ने दावा किया गया है कि फकीर राम मंदिर को खरीदने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव संपत राय को पार्टी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में प्रियंका गांधी 16 जुलाई यानी कि कल यूपी आएंगे। प्रियंका गांधी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकती हैं। प्रियंका दोपहर 12 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से कई जगहों पर बापू भवन, विधानसभा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं प्रियंका का स्वागत करेंगे। प्रियंका जीपी स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों और जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे। अलकायदा से जुड़े संदिग्धों को असलहा सप्लाई करने वाले तीनों आरोपियों को 29 जुलाई तक के जुडिशियल कस्टडी में सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। शकील मुस्तकिम और मोहम्मद मुईद को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया था, जहां से एटीएस स्पेशल कोर्ट ने तीनों को जेल भेजा। फिलहाल एटीएस ने तीनों को कस्टडी रिमांड पर लेने की अर्जी दी, जिस पर कल सुनवाई होगी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद दौरे पर थे, जिस बीच ओवैसी ने सबसे पहले कल शहीद स्थित शहीद नवाब मंजूर खान की मजार पर चादर चढ़ाई और पत्रकारों से बात की। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला किया। आपको बता दें कि इस दौरे की शुरुआत गाजियाबाद से शुरू हुई थी, जहां कार्यकर्ताओं ने NH9 पर भव्य स्वागत किया था। हमारे लखनऊ प्रोग्राम इलाहाबाद का बनेगा, इस पे रहेंगे, बात है ऐसा कुछ नहीं। पूरे मुल्क का सबसे बड़ा प्रदेश है और एक मुल्क की तरह तो इलेक्शन की तैयारी के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जनसंख्या कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि कानून को लेकर सरकार लोगों को कमजोर कर रही है, जबकि उन्हें मजबूत करना चाहिए। सरकार ने आम जनता के लिए कुछ किया नहीं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नए हथकंडे बना रही है। तो वहीं ओवैसी ने एटीएस के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी सरकार को किया और आतंकियों का बचाव करते हुए कहा कि अगर कोर्ट ने उन सभी को निर्दोष बरी कर दिया तो सरकार क्या जवाब देगी। लिखा गया है कि चौथी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल जज जजमेंट है स्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप कोर्शन नहीं कर सकते किसी को, जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट पढ़ना चाहिए। ये प्रपोजल तो देश की जरूरत नहीं है। देश को पॉपुलेशन कंट्रोल से ज्यादा पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कैसे? ये जो डेमोग्राफिक डिविजन भारत के पास है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 या 2050 तक रहेगा, यानी वर्किंग पॉपुलेशन भारत के पास है, तो विश्व में किसी देश के पास नहीं है। आप उनको रोजगार नहीं देते। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने विधानसभा चुनाव 2022 में एआईएम के पर चुनाव लड़ने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी पर कटाक्ष किया। सपा सांसद ने कहा कि ये सिर्फ वोट काटने वाली पॉलिटिक्स है। बंगाल के मुसलमानों ने वहां के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया था। बिहार में जरूर असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों ने चुनाव जिताया था, लेकिन ओवैसी के बिहार चुनाव से बंगाल के मुसलमानों ने सबक लेते हुए उन्हें चुनाव में नकार दिया था। अब सबको मालूम है कि उनकी क्या इमेज है। बंगाल में उनको मुसलमानों ने नकार दिया क्योंकि मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि लोगों उसको जिता दो, बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो क्या बताएं, सिर्फ वोट काटने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। हम अपने मुसलमानों से अपील करते हैं, ये एहसास उनके अंदर होना चाहिए कि बंगाल के जैसे मुसलमानों ने कहा वो उसी तरह से यूपी के मुसलमान भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। शाहनवाज हुसैन गोरखपुर पहुंचे, जहां पत्रकारों के कार्यक्रम में शिरकत करने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए साफ शब्दों में कह दिया
कि सूरज का उगना जैसे तय है, उसी तरह यूपी में चुनाव का खिलना भी तय है। साथ ही मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर कहा कि बनारस के लोग सांसद हैं, लोग बहुत खुश हैं। शाहनवाज ने कहा कि मैं कानून के दायरे में नहीं आता, मुझे जरूरत नहीं होगी, मेरे पास 2 बच्चे हैं, हम तो पहले से ही उनके दायरे में हैं। नहीं, हम तो यूपी का बहुत लाभ है बिहार को भी। गोरखपुर मेहमान आते हैं। अभी कुशीनगर में जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, उसका भी लाभ पड़ोसी होने के नाते मिलेगा। हम यूपी का अच्छा पड़ोसी है बिहार। दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और योगी जी और नीतीश जी दोनों विकास के रास्ते पर चल के बिहार और यूपी को आगे बढ़ा रहे। बनारस के सांसद हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अपने संसदीय क्षेत्र में पूरे यूपी में खुशी की लहर है प्रधानमंत्री के आने से। हम कई बार हैदराबाद में उनको चुनौती दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक बार फिर दिल्ली दौरे पर रहे, जिस दौरान उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की। साथ ही सीडीएस विपिन रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को पर्यटन, तीर्थाटन के साथ ही साहसिक खेल के विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान हेतु भू उपयोग की अनुमति के संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें वन, राजस्व और डीएम रुद्रप्रयाग भी मौजूद रहे। बैठक के बाद वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। ऐसे में हमने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया था। को लेकर कोई जो बैठक थी वो कोई सामान्य पूर्ण चर्चा की गई। केदारनाथ प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसको कैसे तेजी कामों में तेजी लाई जाए, उसको लेकर हमने आज चर्चा की है। और कि जिससे कि केदारनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, पूरे देश और दुनिया की नजरें उस पे हैं, लोगों का आस्था का केंद्र। देश और दुनिया की नजरें उस पे हैं, लोगों का आस्था का केंद्र है। और इसलिए तेजी के साथ केदारनाथ में काम हो, विकास के काम हो, रास्ते बने, वहाँ सारे पूरा मास्टर प्लान उसका तैयार हो। इसको लेकर वन विभाग, राजस्व विभाग, डीएम रुद्रप्रयाग, हम सब लोगों ने आपस में चर्चा करके देहरादून में कौशल विकास विभाग के तहत अब सभी विभागों को ट्रेनिंग और जन कल्याण से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। आज विश्व स्किल डे पर मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अलग अलग विभागों से कैसे सिलाई बुलाई से लेकर ट्रैकिंग, खाना पकाना आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब एक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लेकर आएंगे, जिसमें ट्रेनिंग और कौशल रोजगार योजना से जुड़ी हर जानकारी होगी। जी ने कौशल विकास के साथ 1 लाख, पहले चरण में 1 लाख युवाओं को एक तरह से मेडिकल गाइड के रूप में कहो, मेडिकल हेल्थ वर्कर के रूप में कहो, 1 लाख लोगों को हम पूरे प्रदेश के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2000 लोगों के आसपास हम अपने प्रदेश में भी हेल्थ गाइड के रूप में, हेल्थ वर्कर के रूप में, मल्टी हेल्थ वर्कर के रूप में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अभी हमारा प्रोग्राम इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।